नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम विजय शंकर है। तो चलिए अब यह कहानी विजय शंकर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया हूं, जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने आज उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे दादाजी ने बहुत साल पहले बताई थी और उनके एक नजदीकी मित्र के साथ में यह घटना हुई थी, जिनका नाम था विजय शंकर। विजय शंकर जी जवान थे और ज्यादातर मेरे दादाजी के साथ में उठना बैठना था। उनके पास खेत खलिहान था, खेत में फसल की रखवाली भी करते थे। उनके खेत के पास से एक कच्ची सड़क निकलती थी जो जंगल की साइड एक गांव को जोड़ती थी। लेकिन वह सड़क पर कुछ दिखाई देता था जो किसी की समझ से परे था। लोग बात बताते थे कि आधी रात को कभी कभी इस कच्ची सड़क से भूतों की बारात निकलती है। अगर उस टाइम में इस सड़क पर कोई भी इंसान आ जाता है तो वह भी इस बारात में शामिल हो जाता है। आखिर उसकी कोई खबर नहीं मिलती कि वह जिंदा है या मर चुका है। यह बात पुरानी थी। जो विजय शंकर थे ना, जानते भी थे कि सड़क के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन विजय शंकर जी कभी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वह अपने मन में समझते थे कि लोग बात झूठ की अफवाह फैलाते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान की तो बारात निकलती है, लेकिन भूत प्रेत की बारात नहीं, यह संभव ही नहीं है। विजय शंकर जी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे जो दादाजी थे ना, वह पढ़े लिखे थे। तो कई सवाल जो उनको समझ में नहीं आता था, विजय शंकर जी मेरे दादाजी से पूछते थे कि दोस्त, यह बताओ, यह बात सही है या गलत है? तुम्हारी नजर में क्या यह सही लगता है या गलत लगता है? तब मेरे दादाजी जो सही बात होती थी विजय शंकर जी को बताते थे और विजय शंकर जी मेरे दादाजी को बहुत मानते थे। अब आगे की कहानी विजय शंकर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विजय शंकर है। बात बहुत पुरानी है। जब मैं जवान था, मेहनती था और मेरे पास में कुछ जमीन जायदाद थी, जिससे ही हमारा घर का धर्म कर्म चलता था। खेती बाड़ी होती थी, सब्जी लगती थी, जिसको बेच करके हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। मेरे पिता, वह भी मेहनती किसान थे। वह भी बहुत मेहनत करते थे और उनका देखा देखी मैं भी खेत में उनके साथ लगा रहता था। जब फसल तैयार हो जाती तो खेत में रखवाली करना पड़ता था। तो दिन में तो हम सारा परिवार खेत में ही रहते थे, मेहनत करते थे। लेकिन रात में पहले मेरे पिता रखवाली करते थे। लेकिन जब मैं जवान हो चुका था तो वह जिम्मेदारी मैं खुद उठा लिया था। मैं पिताजी को कहता था कि आप घर पर जाकर आराम कीजिए, बाकी मैं सब कुछ खेत का जिम्मा संभाल लूंगा। मेरे खेत के थोड़ी ही दूरी पर कच्ची सड़क गुजरती थी, जो मेरे गांव के आगे के गांव को भी जोड़ती थी, और पीछे में शमशान के रास्ते होते हुए जो बहुत दूर गांव थे, उनको भी जोड़ती थी। लोग बाग उसे कच्ची सड़क को ज्यादातर दिन में इस्तेमाल करते थे। रात में उस कच्ची सड़क पर अकेले तो कोई जाता नहीं था, खासकर जब ज्यादा रात हो जाती थी। लोग बाग डरते थे, लेकिन नौजवान जो लड़के थे मेरी उम्र के, वह इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। वह बिल्कुल भयभीत नहीं होते थे। उनकी नजर में भूत प्रेत तो होता ही नहीं था, और उन लड़कों में मैं भी था। मैं भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, खासकर इस कच्ची सड़क के बारे में, जो अफवाह बहुत सालों से मैं कभी कभी अपने दोस्तों से सुना करता था। तब हम सारे लोग मिलकर के हंसते थे कि जब वह बारात निकलेगी ना, तो हम भी उसे बारात में शामिल होंगे, बड़ा आनंद आएगा, हम लोग डांस करेंगे, नाचते हुए उसे बारात में शामिल रहेंगे। तो सारी लड़के हंस पड़ते थे। लेकिन ऐसा मौका हमें कभी मिला ही नहीं, और फिर लगने लगा था कि जिसने भी अफवाह फैलाई थी सब झूठ था। अगर ऐसी बात होती तो नजर तो आती ना कभी। लेकिन मैंने तो अभी तक ऐसी बारात को ना देखा था, ना सुना था। मैं अपने काम में मग्न रहता था। ज्यादातर मेरे जो दोस्त थे, दिन के टाइम हमारे खेत के पास में एक छोटा सा खेल का मैदान था, वहां पर गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। जब मेरे पास भी टाइम होता था तो मैं भी उसे खेल में शामिल होता था। खाली समय में जब काम का टाइम होता तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं उनके खेल में शामिल हो जाऊं। लेकिन दिल बहुत करता था अपने दोस्तों को खेलते हुए देखकर कि मन महसूस कर रह जाता था, काश हम भी पैसे वाले होते, मेरे पिता के पास भी दौलत होती, तो हम इस खेत में रात दिन मेहनत नहीं करते रहते। मैं भी अपना शौक पूरा करता,
मैं अपने दोस्तों के साथ खेल में शामिल होता। लेकिन मेरे पिता गरीब थे ना, हम लोग गरीब में जी रहे थे ना। बड़ा अफसोस होता था कि भगवान ने हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया है। हमें भी थोड़ा पैसा दे देता ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाती, हम भी आनंद से अपना घर में रहते। इतनी कड़ी मेहनत हम नहीं करते, हमारी जिंदगी आराम से कटती। लेकिन भगवान हमारी बात को कहाँ सुनते थे, हमारी तो परवाह ही नहीं करते थे। लेकिन मन में इच्छा बहुत रहती थी, मेरे पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों, मैं भी कॉलेज में पढ़ता। लेकिन यह सब मेरे लिए एक ख्वाब था। हकीकत में हम एक गरीब परिवार में गुजर बसर कर रहे थे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। कभी कभी अपने दोस्त से मैं अपने दिल की बात कहता था कि क्या मेरा जीवन ऐसे बदहाली में चलेगा। तो मेरा दोस्त मुझे समझता था, समय बदलता रहता है, कब तुम्हारा समय बदलेगा यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन भगवान पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते जाओ, फल कभी ना कभी तुम्हें जरूर मिलेगा। और इसी बात पर मैं विश्वास रखता था। मैं अपने दोस्त को बहुत ही इज्जत देता था क्योंकि वह बहुत ही ज्ञान की बात बताते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था वह कितने ज्ञानी हैं। मेरी उम्र के थे लेकिन बहुत ही चतुर, चालाक और ज्ञानी थे, जो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कहते थे, विजय शंकर, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी परीक्षा लेता है और जब उचित समय आता है तब वह फल भी देता है। लेकिन वह उचित समय कब आएगा यह तो मुझे नहीं मालूम था। सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे खेत में गोभी, टमाटर, मिर्च, बहुत तरह की सब्जियां लगी हुई थी। सारा दिन हम खेत में काम करते। रात को घर से खाना खा करके और खेतों के बीच एक झोपड़ी थी, उसमें मैं आराम करता था। जानवर जो रात में खेतों में घुस जाते थे, सब्जी का नुकसान पहुंचाते थे, तो मैं देखभाल करता था कि जानवर मेरे खेतों को नुकसान न पहुंच पाए। हाँ, ठंड का एहसास कभी कभी जब तेज हवा चलती थी तो मुझे भी होता था। अब इतना गर्म कपड़ा तो मेरे पास भी नहीं था। जब ज्यादा ठंड लगता तो एक कंबल था, उसको मैं ओढ़ लेता था। उसे शरीर में गर्माहट भर जाती थी, लेकिन थोड़ा वजन वाला था तो उसको लेकर जानवरों के पीछे भगाना संभव नहीं था। लेकिन करें क्या, काम तो चलना ही था। चांदनी भरी रात थी। अभी तक हमारे खेत में एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं थोड़ा सुकून से अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर में आग जल रही थी, लेकिन मुझे नींद का एहसास हो रहा था। तो मैं सोचा, चलो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, आंख झपक लेते हैं। और मैं वही कर रहा था। ज्यादा देर में सो भी नहीं पाया था कि तभी कुछ आवाज कानों में सुनाई पड़ने लगी। मुझे लगा कि कहीं खेत में जानवर तो नहीं घुस आए हैं। मैं आंखें खोलता हूं, कुछ अलग सी आवाज मुझे महसूस होती है, जैसे बहुत सारे लोग फुसफुसाकर बातें करते हुए उस कच्ची सड़क से गुजर रहे हैं। मैं झोपड़ी से बाहर निकल जाता हूं और देखता हूं तो मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग इस सड़क से चलते हुए हमारे खेत के पास पहुंचने वाले हैं। और आगे आगे कुछ रोशनी सी चल रही थी, बड़ी चमकदार रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी ब्याह में रोशनी हुआ करती थी, वैसे ही रोशनी मुझे नजर आ रही थी। लेकिन कोई बैंड बाजा, कोई ढोल नहीं बज रहा था। लेकिन उसे रोशनी को देख करके मुझे लगा, ये सब क्या है? और इतने सारे लोग इस वक्त में, जब आधी रात हो चुकी है, कहाँ जा रहे हैं? और ये सब कौन लोग हैं? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि चलो थोड़ा पास से चल करके देखते हैं कि माजरा क्या है। और मैं अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने खेत के पास कच्ची सड़क पर पहुंच जाता हूं। अभी रोशनी थोड़ी पीछे थी तो मैं इंतजार करने लगा हूं। लेकिन लोग बाग का फुसफुसाहट जैसे आपस में बात करते हुए और चले आ रहे हों। मैं इंतजार करने लगा। अब कुछ ही देर में वह रोशनी मेरे पास आ चुकी थी। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया रही थीं। जो मैं देख पा रहा था उसमें बूढ़े इंसान भी नजर आ रहे थे, जवान भी नजर आ रहे थे। जिसके हाथ में रोशनी थी वह काली लबादा ओढ़े हुए थे। देखने में कोई औरत ही लग रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। शायद वह तेज रोशनी का असर था जो मेरी आंखों को चौंधिया रहा था। वह रोशनी से मेरे दिल में एक बात चल रही थी कि मैं भी उस रोशनी के नजदीक पहुंचूं, उसको नजदीक से देखूं। ऐसा ही मुझे लग रहा था। मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे लग रहा था कि मैं उन्हीं के साथ शामिल होकर के उनके पीछे पीछे चलूं और देखूं कि यह सब क्या चल रहा है, ये रोशनी कहां तक जा रही है, और ये पीछे पीछे जो चल रहे हैं लोग, ये कौन है और ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है कि तू भी आजा, तू दूर से नजर क्यों देख रहा है, नजदीक से आकर के देख, तुझे ही बड़ा आनंद आएगा। अब मैं चल भी देता हूं, लेकिन जैसे ही मैं सड़क के किनारे आता हूं,
ऐसे ही कुछ मुझे महसूस होता है कि अरे ये तू क्या करने वाला है, नहीं नहीं, तू इनमें शामिल नहीं हो सकता, तू इनसे दूर रहा। जैसे मुझे कोई आदेश दे रहा हो। लेकिन मेरा जो मन था ना, बिल्कुल अशांत था। मैं ज्यादा कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैं उसे रोशनी के माया जाल में उलझ चुका था। मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे उसमें शामिल होना चाहिए, मुझे उन लोगों के साथ में चलना चाहिए। बार बार रोशनी मुझे आकर्षित कर रही थी, लेकिन कोई जो था, कोई शक्ति थी जो मुझे उस वक्त में रोक रही थी कि नहीं, तू इनमें शामिल नहीं हो सकता, तू कुछ और है, तेरा काम कुछ और है। अगर तू इसमें शामिल होगा तो तू इन्हीं की तरह बन के रह जाएगा। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, जैसे मुझे कोई आदेश दे रहा हो, मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं बेटा, उनके साथ कभी मत जाना, नहीं तो तेरे साथ बुरा हो सकता है, तू अपने घर कभी लौट के नहीं आ सकता। मैं उलझन में पड़ा हुआ था। वह रोशनी मुझे आकर्षित कर रही थी, बुला रही थी। मैं तो जाने के लिए बेचैन था, लेकिन वह जो भी मेरे अंदर में उस टाइम चल रहा था, जैसे कोई शक्ति हो मुझे रोक रही हो, उसने मुझे रोक दिया था। बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ा हुआ और वह लोग आगे निकलते जा रहे थे और मैं खड़ा बस देखे जा रहा था। और जो एक नजर देखता हूं तो समझ में नहीं आता है, ये सब क्या है, कौन लोग हैं ये, और आधी रात को ये सब जा कहां रहे हैं। तभी जैसे मेरा कोई नाम पुकार रहा हो। मैं जो अपना नाम सुनता हूं तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि कौन हो सकता है। आवाज जो आ रही थी उन्हीं बारात में से आ रही थी। तभी मैं देखता हूं कि एक नौजवान लड़का है, वह भी चेहरा ढके हुए हैं, बस आंखें उसकी खुली हुई हैं। वह मुझे आवाज दे रहा था, मेरा नाम पुकार रहा था, कह रहा था कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम ही हो जो मुझे इस नर्क से निकाल सकते हो। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। वह आवाज में एक दर्द था। वह दर्द मुझे महसूस हो रहा था, जैसे वह मेरा कोई अपना हो, अपना संगी साथी हो। वह मदद मांग रहा है। मैं दर्द में महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर में कुछ चुभ रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। और तभी वह नौजवान मेरे पास आकर के रुक जाता है। बाकी बारात जैसे सब कुछ चलता रहता है। नौजवान के एक हाथ में थैला होता है, वह थैला मुझे पकड़ा देता है और तब मैं उसकी तरफ देखता हूं कि आखिर यह कौन है, यह थैला मुझे क्यों पकड़ रहा है। तभी वह नौजवान बोलता है कि मेरे दोस्त, अभी तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कभी हम एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, तुम मुझे भूल चुके हो। और वह अपना चेहरे का ढका हुआ कपड़ा हटाता है तो मैं उसकी पहचान की कोशिश करता हूं और तभी ध्यान आ जाता है, ये तो राजू है, ये तो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। मैंने तो इसके बारे में कुछ अलग बात सुनी थी कि वह एक लड़की के साथ गांव से भाग गया है और उसके बाद कभी लौट करके नहीं आया है। कई लोगों का कहना था कि वह मर चुका है, उसके गायब हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था। और जब मैं उसे बारात में उसको देखता हूं तो समझ नहीं पाता हूं कि यह मेरा दोस्त इस बारात में क्या कर रहा है। ये बारात किसकी है, दूल्हा कौन है, ये बारात कहां जा रही है। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन मेरा दोस्त मुझे मदद मांग रहा था। थैला तो पकड़ लिया था और वह कह रहा था कि तुम मेरा मदद कर सकते हो। 3 महीने के बाद इसी दिन को यह बारात फिर इसी रोड से गुजरेगी, तब तक तुम पूरी तैयारी कर लो मुझे बचाने की। तुम ही हो मेरे दोस्त कि तुम इस नर्क से मुझे निकाल सकते हो। मैं तुम्हें देख करके समझ चुका हूं कि इस बारात का, इस रोशनी का असर तुम पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुम्हारे में कोई अच्छी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो मेरा दोस्त, मेरी मदद करोगे ना? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो यह लोग मुझे कष्ट देंगे, सजा देंगे। मुझे बहुत दर्द होगा, वह दर्द मैं सह नहीं सकता हूं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि हर हालत में मुझे इस नर्क से निकाल दो। मैं वापस अपनी दुनिया में आना चाहता हूं और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। मैंने जो थैले में तुम्हें दिया है उसमें कुछ कीमती चीज भी है ताकि तुम्हारी कुछ मदद हो सके। अगर उनमें से तुम कुछ चाहो तो मेरे परिवार को भी दे सकते हो। लेकिन दोस्त, याद रखना, बस 3 महीना तुम्हारे पास में है। अगर तुम इन 3 महीना में अपने आप को तैयार करके रख लेना ताकि मुझे यहां से निकाल सको। वह शक्ति तुम में है, मुझे महसूस हो रही है। तभी तुम इस बारात से दूर हो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ इसी बारात में शामिल हो जाते और जैसा मैं कष्ट भुगत रहा हूं वैसा तुम भी भुगतते। लेकिन तुम औरों से अलग हो। मैं तुम्हें देखा ना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, कोई तो है जो मेरी मदद कर सकता है। अब मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो यह लोग मुझे कष्ट देंगे या यातना देंगे, जो बहुत ही कष्टकारी होता है। मेरा दोस्त, तुम मुझे भूले तो नहीं हो? और इसके बाद 2 लोग उसके पास में आते हैं, मेरी तरफ घूर के देखते हैं
और तब मैं उनकी आंखें देख करके समझ जाता हूं कि यह इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये तो कोई शैतानी आत्मा है। उनकी आंखों का रंग लाल था। शायद वह मुझे भी पकड़ना चाहते थे, उसे बारात में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कोई अच्छी शक्ति मेरे पास में थी जो मेरी मदद कर रही थी। इसीलिए उस लड़के को हाथ पकड़ते हैं और खींच करके उसे बारात में लेकर चल पड़ते हैं। अब मैं बस उसे बारात को जाते हुए देख रहा हूं। जब तक वह रोशनी मुझसे दूर नहीं हो गई, वह बाराती दूर नहीं चले गए, मैं इस कच्ची सड़क पर खड़ा उनको जाता हुआ देख रहा था, जैसे मैं अपने आप ही में नहीं था। बहुत ही बेचैनी, बहुत ही घबराहट हो रही थी, खास करके वह मेरे दोस्त को देख करके, जिसको हम सब ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। बाकी दोस्तों को कहना था कि वह दूर किसी शहर में किसी लड़की के साथ भाग गया है, लेकिन कौन थी वह लड़की? अगर कोई लड़की उसके साथ भागती तो परिवार वाले जरूर बताते, लेकिन ऐसा हमने किसी परिवार को बोलते भी नहीं देखा था। जब पूरी बारात गुजर जाती है, तब जैसे मेरा मन शांत होता है। अभी मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस हाथ में वह थैला लड़का ने दिया था, यानी मेरा दोस्त ने दिया था, उसमें, लेकिन उसे टाइम में खोल करके देखा नहीं हूं। अब मुझे लगता है कि क्या यह वही बारात थी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे? मैं सोच करके ही डर जाता हूं। अगर ऐसी बात थी जैसे लोग बताते थे कि जो उसे बारात को देख लेता है उसके नजदीक चला जाता है, तब वह इस बारात का हिस्सा हो जाता है। लेकिन मैं तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन मेरा दोस्त उसमें फंसा हुआ था। मैं अपने झोपड़ी में आ जाता हूं। लालटेन की रोशनी में उसे थैली को खोल करके देखता हूं तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं उन चीज को देख करके। मैं देखता हूं वह तो सोना है, जेवर है। 3 जेवर को मैं क्या करूंगा? तभी मुझे लगता है कि मेरा दोस्त किसी मकसद से यह सामान दिया है। ये 3 जेवर किसी खास मकसद से दिया है। मैं सोचने लगता हूं, तब जाकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। उसकी मैंने बात सुनी थी और कह रहा था कि ये दोस्त, ये तुम रख लो, इसे तुम्हारी आर्थिक मदद हो जाएगी। अगर इनमें से कुछ बचता है तो मेरे घर पर भी कुछ दे देना। लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा कैसे? करूंगा क्या? कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था। जैसे मेरे आंखों के सामने वही रोशनी, वही बारात, वही सारे लोग अभी भी नजर आ रहे थे। मेरा दोस्त का उदास चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था और जैसे कह रहा था कि तुम ही हो मेरे दोस्त, तुम में ही अच्छी शक्ति है, वह जिससे तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम मेरे में कौन सी शक्ति है। मैं तो कभी अपनी शक्ति को देखा तक नहीं, ना उसका आभास किया। तो कौन सी शक्ति थी मेरे अंदर में? मैं बहुत परेशान था, सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगा, कब यह सब बातें अपने पिता से बोलूंगा। तब वह मुझे कुछ ना कुछ रास्ता बतलाएंगे कि मुझे करना क्या होगा। मैं अपने दोस्त को कैसे मदद करूंगा और 3 जेवरों को करना क्या है। आखिरकार सुबह होती है। मैं अपने घर पहुंचता हूं और सारी बात अपने पिता को बताता हूं। जो जो मेरे दोस्त मुझे बताया था वह जेवर भी मैं दिखाता हूं। यह सब समझने के बाद, देखने के बाद मेरे पिता मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे वह भी मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे में वह कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से मैं रात को उसे बारात के नजदीक जाकर भी मैं सुरक्षित था। मैं अपने घर पर आ चुका था। मेरे पिता बहुत ही हैरान थे, परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे उनका विश्वास नहीं हो रहा हो कि यह सब मेरे साथ में रात को गुजरा है। मेरी आंखों के सामने से जैसे वह शक की निगाह से देख रहे हों। लेकिन सब कुछ मैं बता चुका था, वह जेवर भी मैं उनको दे चुका था और जो लड़का ने बात बोला था वह भी बता चुका था। तब मेरे पिता बहुत डर चुके थे। मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे, जैसे कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी हुई है। मेरे शरीर पर अपने हाथ फेरते हुए जैसे महसूस करना चाहते हों कि मुझे कोई दर्द तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, ना तो कोई दर्द, ना कोई परेशानी। तब उनको लगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अब फिर वह कहने लगे, तुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है, तू इन सब बातों को भूल जा, एक स्वप्न समझ करके। यह बात किसी भी अपने दोस्त से भूल करके भी मत बताना, ना किसी गांव वाले से इस बात को बताना। समझ लेना कि यह बुरा सपना था, वह टूट चुका है। तुम इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। और सुनो, तुम रात को खेत में भी रखवाली करने के लिए नहीं जाओगे, वह काम मैं देखूंगा। लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था। मैं उसको उस नर्क से निकलना चाहता था जो वह भुगत रहा था, और मेरे पिता मुझे मना कर रहे थे कि तुम इस झमेले से दूर रहो। भूल जाओ कि तुम उसे बारात को देखे थे कभी। भूल जाओ अपने दोस्त को।
अगर हम लोग को तुम खुश देखना चाहते हो, भूल जाओ कि तुमने मुझे कोई जेवर दिया है। यह एक तुम्हारा बुरा सपना था, वह टूट चुका है। और इसके बाद मेरे पिता मुझ पर निगरानी रखने लगे। उनको चिंता थी कि मैं अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करूंगा और बचाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वह मेरी सलामती चाहती थी। हर बाप अपने बेटे के साथ ऐसा ही चाहता है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने रहे, सुरक्षित रहे, उसकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी ना आए। अगर वह परेशानी भी आए तो मैं उसको भुगत लूं, लेकिन मेरे बेटे को कोई आंच ना आए। मैं अब निराश हो चुका था। मुझे लगा कि मैं अपने दोस्त को उस बारात से नहीं निकल पाऊंगा, मैं उसका कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन हमेशा यही सब बात सोचता रहता था। मुझे अपने दोस्त का वह उदास चेहरा नजर आता था, जैसे कभी कभी लगता था कि मेरे पास में ही खड़ा हो और मुझे आवाज दे रहा हो कि दोस्त, मेरी मदद करोगे ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, हाँ तो बोलो मेरे दोस्त। और तब मैं थोड़ा बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरा वह दोस्त मेरे आस पास में तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में वह घटना बैठ चुकी थी जो मुझे याद दिला रही थी कि तुम अपने दोस्त से वादा किए थे तो उसको बचाओगे। तो कैसे बचाओगे? तुम पर तो तुम्हारे परिवार वालों ने निगरानी रखना शुरू कर दिया है। तुम रात को खेत में जा नहीं सकते, तो जब वह समय आएगा तब अपने दोस्त को कैसे बचाओगे? मेरा मन बहुत भारी था। मेरे पिता का कहना था कि मेरे बच्चे, ये बात अपने किसी भी दोस्त को मत बताना, ना किसी गांव को, व्यक्ति को, नहीं तो हमारा परिवार संकट में आ जाएगा। इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या मैं किसी से मदद लूं, क्या करूं, कौन है जो मेरा इस वक्त में मदद करेगा। तभी मेरे दिमाग में मेरा उस दोस्त का चेहरा दिखाई देता है जिससे मैं गाहे बगाहे कुछ ज्ञान की बातें सीखता था। अपनी समस्या उसके पास रखता था, उससे बोलता था कि भाई, क्या मैं हमेशा ही गरीब रहूंगा? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा? कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाऊंगा? और तब वह मेरा दोस्त मुझे समझता था, भगवत गीता की बात बताता था। कहता था कि देखो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय चक्र चलता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल है वह परसों नहीं रहेगा। जो इस धरती पर आज दिख रहा है वह कुछ दिन के बाद बदल जाएगा। जो आज अमीर है वह कल गरीब हो जाएगा। जो कल अमीर था वह गरीब की तरह रहने लगेगा। जो गरीब था वह अमीर भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म का कोई भी फल नहीं मिल सकता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल भी प्राप्त होंगे। देखना तुम, एक दिन तुम्हारा भी समय बदलेगा। तुम भी नया वस्त्र पहनोगे। जो तुम्हारे दिल में होगा वह काम कर पाओगे। तुम्हारे भी जेब में पैसा होगा। तुम उन पैसे को अपने ऊपर खर्च कर पाओगे जब समय आ जाएगा तब। मुझे अपनी दोस्त की ये बड़ी बड़ी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती थी। मैं उससे बोलता था कि भाई, इतनी ज्ञान की बातें बहुत भारी भारी लगती है। तब वह हंसता था, कहता था कि इन्हीं ज्ञान की बातों बातों से संसार चलता है। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, देखना तुम्हारा भी साथ एक दिन बहुत अच्छा होगा। मेरा दिल कहता है। मुझे लगने लगा कि मुझे उसे दोस्त से मिलना चाहिए, सारी समस्या उसके सामने रखना चाहिए। वह जरूर मेरी मदद करेगा। वह अपनी बात अपने तक सीमित रखेगा, किसी और को नहीं बताएगा। मैं जानता था कि मेरा दोस्त मेरी बात को मानेगा और मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। जब मैं पूरी बात उसके सामने रखता हूं तो मुझे घूरता रहता है और कहता है, मजाक कर रहा है? मैं ही मिला था इतने बड़े गांव में। अरे और भी लड़के हैं, उनको जाकर के ये मजाक सुना, उनको डरा। मैं डरने वाले में से नहीं हूं, लेकिन मैं उसको समझता हूं कि दोस्त, मैंने जितनी भी तुमसे बात बताई वह सब बात बिल्कुल सच्ची है। तुम मेरा विश्वास करो। जिस दोस्त को हम मरा हुआ समझ लिए थे, कई लोगों का कहना था वह किसी लड़की के साथ भाग गया है। उसी दोस्त को मैंने उसे बारात में देखा है और वही मदद मांग रहा है। वह कह रहा है कि 3 महीने के बाद वह बारात उसी जगह से फिर गुजरेगी, उसी वक्त में। तुम मेरी मदद करना, मुझे इस नर्क से निकाल देना। मैं जानता हूं कि तुम में एक अच्छी शक्ति है, उसका तुम प्रयोग करो, उसकी तुम मदद लो, अपने आप को जानो, तब तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम तुम आसानी से कर पाओगे। उन 3 जेवरों के बारे में भी मैं अब अपने दोस्त से मिलकर के सारी बात बता देता हूं, कुछ भी नहीं छुपाता हूं। लेकिन दोस्त कहता है कि देखो दोस्त, ये बात तो तुमने मुझसे बताई, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो तुम कहीं परेशानी में पड़ ना जाओ। ऐसा करो, तुम मुझे कुछ दिन के बाद मिलना और फिर हम दोनों बैठेंगे और इस विषय पर बात करेंगे। मैं भी थोड़ा इन बातों पर विचार कर लूं, कुछ समझ लूं और तब मैं तुम्हें समझा पाऊंगा।
अभी तो मैं कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे आग्रह करने लगा कि देखो दोस्त, ये तुम ही हो जिसको मैं अपना बड़ा भाई और एक सच्चा दोस्त मानता हूं। तुम्हारे अलावा मैं भला किसके पास जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरा मन बहुत ही बेचैन है। मैं रात दिन इस दोस्त के बारे में सोचता हूं जो उस भूतिया बारात में फंसा हुआ है। उसका उदास चेहरा मेरी आंखों के आगे तैरता रहता है, जैसे वह मुझसे बात कर रहा हो कि दोस्त मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तब वह मेरा दोस्त समझता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूं और इस बात का मुझे भी अफसोस है। मैं तो उसको मरा हुआ ही समझ लिया था, लेकिन जब तुमने बताया है तो मेरे दिल में भी अभी आस जाग गई है। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तुम्हारे जरिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस दोस्त को जो बारात में फंसा हुआ है बाहर निकाल लोगे। मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि यह काम तुम जरूर कर पाओगे। लेकिन दोस्त, अभी तुम अपने घर जाओ और तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। मुझे भी थोड़ा टाइम दो ताकि मैं सही नतीजे पर पहुंच सकूं कि करना क्या है। और तुम भी इस बात पर ध्यान दो, अपना दिमाग लगाओ, अपने पिता से भी बात करो, उनको समझाओ, लेकिन उनको ज्यादा प्रेशर में मत लाना, नहीं तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मेरे पास में और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर आ जाता हूँ, अपने परिवार के साथ अब खेत में चला जाता हूँ, काम करता हूँ। लेकिन जैसे ही शाम होती है, हमारे परिवार वाले मुझे कहते हैं कि चलो अब घर चलो, और मजबूरन मुझे घर की तरफ चलना पड़ता है। मैं उस कच्ची सड़क को बार बार देख रहा था। इसी सड़क पर मैंने अपने उस खोए हुए दोस्त को देखा था। कितना उदास था वह, कितना बेचैन था वह। आखिर वह भूतिया बारात में कैसे फंस गया? क्या हुआ था उसके साथ में? मैं तो बहुत कुछ जानने की कोशिश में था, लेकिन जानूं किससे? वह दोस्त पूरी बात तो बता भी नहीं सका था। तभी वह चला गया। मैं मन ही मन उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह सही सलामत रहे। मैं उसके लिए जरूर मदद करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। अगर मैं पिता से बात करने की कोशिश करता तो शायद वह मुझ पर नाराज भी हो जाते, गुस्सा हो जाते। मैं जानता था उनके स्वभाव को। जो एक बार वह मना कर देते थे, उस काम को समझ लो कि वह कभी नहीं हो पाएगा। वह ऐसे ही थे, उनका विचार ही ऐसा था। वह सब कुछ समझ जाते थे कि यह काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनको लगता था कि इस काम में नुकसान है तो उस काम को कभी हाथ नहीं लगाते, उससे दूरी बनाकर रखते। मैं उनकी हर आदत को समझता था और समझ करके मुझे लगने लगा था कि उनसे मैं कुछ भी नहीं बताऊं। 3 दिन के बाद अपने दोस्त के घर जाऊंगा। अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं खाली बैठा रहता था तो अपने दोस्त के बारे में ही सोचता रहता था। वह जो बोला था मैं उस पर विचार कर रहा था। वह कह रहा था कि तुम में एक अच्छी शक्ति है, अपने आप को देखो, अपने आप को जगाओ, तुम मेरी मदद जरूर कर पाओगे। लेकिन मेरा ही शरीर और मुझे ही नहीं पता था कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको मैं बाहर करूं और कैसे करूं। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं आईने के सामने जाकर के खड़ा हो जाता था, अपने आप को देखता था। आखिर वह शक्ति कहां छुपी हुई है? मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो वह मेरा दोस्त किस शक्ति की बात कर रहा था? मेरे पास तो ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैं कैसे अपने दोस्त की मदद करूंगा? 3 दिन मैंने कैसे बिताए वह मैं ही जानता हूं। और आखिरकार जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचता हूं तो वह तो एक किताब में उलझा हुआ था। जैसे ही मुझे देखता है वह किताब बंद कर देता है। मैं उस किताब की एक झलक देखता हूं। वह एक तंत्र मंत्र की किताब थी जिसके जिल्द पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ था तंत्र मंत्र, और कुछ चित्र भी बने हुए थे। मैंने कभी ऐसी किताब को उसके घर में कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ा अचरज में था। यह कब से तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ने लगा? इसमें इसकी रुचि कहां से आई? तभी वह मुझे कहता है, आओ बैठो, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मैं अब उसकी तरफ देख करके कहता हूं कि भाई कुछ बात बनी? तब वह अनजान बनते हुए कहने लगा, किस बात की बात बनी? तब मैंने कहा, वह जो भूतों की बारात में लड़का फंसा हुआ है वह तो तुम्हारा भी दोस्त है ना? मेरा तो बाद में, लेकिन पहले दोस्त तुम्हारा ही था। तब वह मेरा दोस्त, मैं उसकी तरफ देखता हूं, उसके चेहरे पर उदासी होती है। जैसे ही उस दोस्त का नाम लेता हूं तो उदास हो जाता है और कहता, हाँ उसी का तो मैं काम कर रहा हूं। ये किताब जो देख रहे हो ना? मैंने बोला, हाँ ये तो मुझे तंत्र मंत्र की किताब लग रही है। तो इससे तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम तंत्र मंत्र करने वाले बनना चाहते हो? तब वह हंस करके बोलता है कि नहीं दोस्त, मेरा तांत्रिक बनने का कोई इरादा नहीं है। ये तो किताब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था ताकि समझ सकूं कि तुम्हारे अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी हुई है जिसका उस दोस्त ने जिक्र किया था।
मैं वही चीज जानने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगर तुम्हारे अंदर में ऐसी कोई शक्ति है तो उसको कैसे जगाया जाए, कैसे उसे बाहर किया जाए तुम्हारे शरीर से, और कैसे काम लिया जाए। वही सब मैं जानने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और फिर बोला कि भाई, क्या तुम भी विश्वास करते हो कि मेरे अंदर में कोई ऐसी शक्ति छुपी हुई है? मैंने तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। मैं तो आज आईना के सामने भी देखा, लेकिन मुझे तो कोई अलग सा कुछ भी नहीं दिखा मेरे शरीर के अलावा। मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर में कोई ऐसी शक्ति है। अगर होती तो क्या हम गरीब होते? हम खेतों में मजदूर की तरह काम करते? नहीं, अगर वह शक्ति मेरे पास में होती तो हम उस शक्ति से काम लेते, मैं अमीर बन जाता। इतना मेहनत करने की आखिर मुझे जरूरत क्या थी? मेरा वह दोस्त मुझे देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो। तुम अपने अंदर में अपनी ही शक्ति को देख नहीं रहे हो। मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे भी लग रहा है कि तुम जैसे पहले थे आज भी वैसे हो। तुम में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो तुमने वह बात बताई, जो उस लड़के ने कहा था कि तुम्हारे अंदर में एक अच्छी शक्ति है, उसको जानो, पहचानो और उससे मेरी मदद करो। अपने आप को तैयार करो, तुम मेरी मदद कर पाओगे। अब तब मैं सोचने पर मजबूर हो चुका था। मैं रात को सो नहीं पाया। सारी रात इसी बात को सोचता रहा, मंथन करता रहा कि मैं तुम्हें रोज देखता हूं। अगर तुम्हारे अंदर में कोई शक्ति होती तो भला मैं कैसे नहीं देख पाता और तुम्हें कैसे नहीं एहसास होता। लेकिन मैं बहुत सोचा, समझा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ और लाइन में चलना चाहिए। मैं अपनी सोच को विस्तार देने लगा, थोड़ा अलग हट करके सोचने लगा। मेरे पास में कुछ और भी किताबें थीं तंत्र मंत्र की, जो काफी पुरानी थीं। कभी मैं जी बदलने के लिए उन किताबों को पढ़ लिया करता था। फिर मैं उन किताबों को निकालता हूँ, पढ़ने पलटने लगता हूँ, और तब एक जगह पर मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो जन्म के समय से ही एक खास शक्ति उनके साथ में रहती है। वह शक्ति बहुत विशेष होती है। जिसके शरीर में होती है उसको कुछ पता भी नहीं होता है। अनभिज्ञ होता है वह उस शक्ति से। उस बालक को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर कौन सी शक्ति उसके शरीर में है और क्यों भला। मैं 2-3 तांत्रिकों के पास भी गया था, उनसे भी मशवरा किया, लेकिन कोई वह पक्का हल नहीं बता रहे थे। बस बात को घुमा फिरा रहे थे, पैसे की डिमांड कर रहे थे। कह रहे थे कि इस काम में बहुत समय लगेगा और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। मैं दूसरे तांत्रिक के पास भी गया, लगभग वह भी ऐसा ही निकला, पैसे का लालची। और इसके बाद एक और तांत्रिक, लेकिन थोड़ा वह अलग किस्म का था। वह कहने लगा कि उस लड़के को पहले मेरे पास में लेकर आओ, मैं देखूंगा उसको। अगर मुझे समझ में आता है कि हाँ, वह लड़का कोई खास है, उसमें कोई शक्ति छिपी हुई है, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन पैसा तो खर्च होगा ही। मैंने उससे टाइम लिया है कि थोड़ा सा समय दीजिए और फिर मैं उस लड़के को लेकर के आता हूं। लेकिन सवाल यहां पर आकर के खड़ा हो जाता है, पैसे पर। जितना वह पैसे की डिमांड करते हैं, तुम कहां से दोगे? बात यहीं पर रुक सी जाती है। तब मैं तंत्र मंत्र की किताबों में अपना ध्यान लगाने लगा कि कहीं मुझे कोई क्लू मिल जाए और बात कुछ बन जाए। लेकिन कोई विशेष बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ एक जगह पर लिखा हुआ भी है, लेकिन वह बहुत ही कठिन काम है। वह शायद तुम कर ना पाओ। मैं अपने दोस्त से पूछता हूं, आखिर ऐसा क्या काम लिखा है उन किताबों में जिसको मैं कर नहीं पाऊंगा? तब वह मेरा दोस्त हंस के कहने लगा, अरे छोड़ो भी, और तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं वह जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा काम है जिसका जिक्र उसकी किताबों में दर्ज था, तंत्र मंत्र की किताबों में। तब वह कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हें बता ही देता हूं, लेकिन मैं इस बात की सलाह नहीं दूंगा कि यह काम तुम करो। मुझे तो लगता है कि हमें उस तांत्रिक के पास में चलना चाहिए, लेकिन वहां पर भी बात पैसे पर आकर के रुक जाएगी। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम उस तांत्रिक का पैसा दे पाएंगे। मैं कहने लगा, पहले तंत्र मंत्र की किताबों में क्या लिखा हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। अगर उससे बात बन जाती है तो फिर पैसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा ना। तब मेरा दोस्त कहने लगा कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, कुछ पैसा तो जरूर खर्च होगा, लेकिन इतना सारा नहीं जितना वह तांत्रिक मांगते हैं। उसके बाद जो तंत्र की किताब में लिखा हुआ था, मेरा दोस्त पढ़ करके बताने लगा, और जैसे जैसे बताने लगा, सच में मुझे डर तो लग रहा था कि मैं यह काम तो कर ही नहीं पाऊंगा। जब बात खत्म होती है, तब वह दोस्त मेरी तरफ देख करके कहता है कि हाँ, अब बताओ दोस्त, क्या यह काम तुम कर पाओगे? मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, ना तो पैसा रुपया, ना धन दौलत। ले देकर वह 3 गिन्नियां थीं सोने की, जो मेरे पिता ने अपने पास रख ली थी, और उन्होंने कहा था, यह बात किसी को भूल से भी मत बताना। मैं सोचने पर विवश हो गया कि अब क्या हो सकता है।
तांत्रिक के पास जाएंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, तो ये काम क्या हम कर पाएंगे? अपने मन में अपने सवाल का उत्तर पाने की कोशिश करता हूँ। पूरा बदन पसीने से भर जाता है। आखिरकार जो निष्कर्ष निकलता है और अपना फैसला मैं अपने दोस्त को बता देता हूँ। हाँ दोस्त, मैं ये काम बिल्कुल कर लूंगा। आखिर उस लड़के को बचाना भी तो है। जब मैं ये बोलता हूं ना, तो मेरा दोस्त मुझे हैरानी भरी नजरों से देखता है, जैसे उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं इस काम के लिए कैसे तैयार हो गया। ये तो बहुत डरावना काम है। अच्छे अच्छे लोग भी, हिम्मत वाले लोग भी ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम कैसे कर लोगे? तब मैं अपने दोस्त को जवाब देता हूं, अपने दोस्त के लिए। वह तुम्हारा भी दोस्त है, हम सभी का दोस्त है। वह मुसीबत में है, संकट में है, और उसका चेहरा मेरे सामने नाचता रहता है। मुझे लगता है कि वह मेरे आसपास में है, मुझे बोल रहा हो कि दोस्त मुझे बचा लो, दोस्त मुझे उस नर्क से निकाल लो। तो बताओ, क्या यह काम मुझे नहीं करना चाहिए? मेरा दोस्त आंखें बंद कर लेता है। मैं उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करता हूं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ रंग बदलता है उसके चेहरे का, जैसे कभी गहरी सोच में हो, कुछ अलग सोच रहा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं। और तभी वह आंख खोलता है, मेरी तरफ देखता है और कहता है कि दोस्त, ये मुश्किल काम है। मैं कभी सलाह नहीं दूंगा ऐसा काम करने की। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। हम कुछ और उपाय सोचते हैं, लेकिन बात तो पैसे पर आकर रुक जाती है ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम जहां भी जाएंगे किसी और तांत्रिक के पास में, हो सकता है थोड़ा कम पैसा ले ले, लेकिन पैसा तो लगेगा ना। वह फिर सोचने लगता है। उसके चेहरे पर मैं परेशानी नोटिस करता हूं। तब मैं अपने दोस्त को बोलता हूं कि तुम ज्यादा मत सोचो, ये काम मुझ पर छोड़ो। मुझे वह सब तरीका बताओ जो मुझे करना होगा। मैं अकेले कर लूंगा। अगर तुम तरीका बता दोगे, जरूर वह तरीका किताब में लिखा होगा। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखता है, कहता है, हाँ तरीका तो लिखा हुआ है, लेकिन यह काम मैं तुम्हें अकेले तो नहीं करने दे सकता। मैं उसकी तरफ देखता हूं, आखिर वह क्या कहना चाह रहा है। तब वह मेरे चेहरे पर अपनी नजर गड़ाए हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा इस काम में। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा, लेकिन मेन काम तो तुम ही को करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं जानता था कि वह मेरा पक्का वाला दोस्त है। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज मुझे यकीन हो चुका था। मुझे लगा कि वह मना कर देगा, लेकिन जब मैं उसकी बात सुनता हूं ना, तो कलेजा मेरा चौड़ा हो जाता है। मैं समझ जाता हूं कि दोस्त ऐसे ही होते हैं जो किसी दोस्त को मुसीबत में पड़े हुए को बाहर निकालते हैं। मैं अपने दोस्त की तरफ देख करके मुस्कुरा देता हूं। कहता हूं कि दोस्त, तो फिर हमें यह सब काम कब करना है? तब किताब में वह देखने लगता है, तंत्र मंत्र की किताब में, और फिर मेरी तरफ देखकर कहता है, अमावस की रात को, जो 2 दिन के बाद ही है। हमें 2 दिन के अंदर में सब तैयारी कर लेनी चाहिए। समय हमारे पास में बहुत कम है। मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं। मैं जो अंदर से डरा हुआ था, वह डर मेरा निकल जाता है कि अब तो मेरा दोस्त मेरे साथ में रहेगा। मेरे साथ कोई भी ऊंच नीच होगा तो मुझे संभाल लेगा। मुझे अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा कि यह काम जो मेरा दोस्त बता रहा है, अब तो यह संभव बना सकता है। तो क्या मेरे अंदर में कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई थी जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उस लड़के को दिखाई दे गई जो बारात में फंसा हुआ था, यानी मेरा वह अभागा दोस्त। तो आखिर मैं उस शक्ति को खुद क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्यों नहीं महसूस कर रहा हूं? क्या यह सब करने के बाद मैं उस शक्ति को देख पाऊंगा, महसूस कर पाऊंगा जो मेरे अंदर में है? क्या है वह? लेकिन अब तो यह काम करने के बाद ही पता चलने वाला था। और 2 दिन तक हम उस छोटे मोटे सामान को इकट्ठा करते रहे, लोगों की नजरें बचा करके। देसी दारू, कुछ तंत्र मंत्र का सामान और कुछ खास चीज भी जो उस टाइम वहां पर इस्तेमाल करना था। जब अमावस की रात आने वाली थी, उसी दिन की बात है, मेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं, वह दवाई बनाकर देते हैं। मैं पिता को दवाई देने के बाद सोच में डूब जाता हूं कि अगर पिता की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं रात को वह काम कैसे करूंगा। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा उस ठिकाने पर जहां हम दोनों मिलने वाले थे, और रात के लगभग 10 बज चुके थे। मैं पिता की तरफ देखता हूं, तब वह चैन से सोते हुए दिखाई दिए। मैं उनके सर पर हाथ रखकर देखता हूं, क्या बुखार कम हुआ क्या? लेकिन मुझे देख करके आश्चर्य होता है कि उनका शरीर ठंडा था, यानी बुखार उतर चुका था। और मैं उस घर से निकल जाता हूं, उस ठिकाने पर पहुंचता हूं जहां पर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुझे देखता है, गुस्से में हो जाता है। क्या तू सो गया था? मुझे मालूम था कि तू सोया हुआ होगा। तू भूल गया होगा कि आज हमें क्या, कहां जाना है, क्या करना है। लेकिन मैं उसका गुस्सा शांत करने लगा, कहने लगा कि नहीं भाई,
पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, बुखार चढ़ गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। तब उसका गुस्सा शांत होता है और कहता है कि अब कैसे हैं पिताजी, बुखार उतर चुका है? तब मैं कहता हूं कि हाँ, मैं इस वक्त घर से निकला था जब उनका बुखार उतर चुका था। चलो अब हम अपना काम करने जाते हैं। मैं देखता हूं उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है, तंत्र मंत्र का सामान है इस थैले के अंदर में। अच्छा, तब वह अपनी पूरी तैयारी में था। अंधेरी रात, वह भी अमावस की। जिस जगह पर हम चल रहे थे ना, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। आधी रात होने वाली थी। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो सीधा शमशान की तरफ जाता था, और हमारी मंजिल तो वही शमशान ही थी जहां पर वह विधि विधान मुझे अकेला ही करना था। मेरा दोस्त बस वह विधि विधान को सेट कर देता और वह तरीका बता देता जिसे मुझे अकेले ही निभाना था। हर तरफ गहरा सन्नाटा, गीदड़ों की आवाज रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। वैसे तो हम इन आवाजों के आदी थे। शाम होते ही गीदड़ हुआंकना शुरू कर देते थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे। यह आवाज तो हम हर रात को सुनते थे, लेकिन यह आवाज आज कुछ अलग लग रही थी। इस आवाज को सुनकर के शरीर में कुछ दहशत होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वह गीदड़ ना हो करके कोई भूत प्रेत हो और हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मेरा दोस्त मेरे साथ में था। मेरी हिम्मत बढ़ी हुई थी और आखिरकार हम श्मशान में पहुंच जाते हैं। मेरा दोस्त आसमान की तरफ देखता है। आसमान के ऊपर तारे चमक रहे थे, बहुत सारे तारे, और वह कहने लगा कि हाँ, वक्त आ चुका है, और जल्दी जल्दी वह सब काम करने लगता है। उसके पास टॉर्च था। टॉर्च की रोशनी में हम उस काम को करने लगते हैं। दोस्त कहता है कि तुम समझ गए ना, तुम्हें किस मंत्र को याद करना है, कब तक करना है? मैं कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरा दोस्त फिर मुझे उस मंत्र को याद दिलाता है। भूलना नहीं, कोई गलत मंत्र बोलना नहीं, जो मैंने बताया है। अब कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तुम कोई बच्चा तो नहीं हो कि भूल जाओगे। मैं कहने लगा कि दोस्त, मैं कर लूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। बार बार मुझे समझाता है कि एक गलती तुम पर भारी पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई गलती तुमसे हो जाए। डर तो मुझे सचमुच लगने लगा था। मुझे लगा कि अगर मैं मंत्र का उच्चारण अगर सही ढंग से नहीं किया तो क्या होगा मेरा? वह काम बनेगा या नहीं बनेगा, जिस काम के लिए हम आधी रात को शमशान के अंदर में आए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं यह काम आसानी से कर लूंगा। और अपने दोस्त को बताता हूं कि तुम दोस्त अपनी जगह पर चले जाओ, अब मुझे अपना काम करने दो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है या गलत हो रहा है, तब तुम मेरी मदद करने के लिए आ जाना। मेरा वह दोस्त मेरी तरफ देखता है, कहता है, पक्का ना, मैं जाऊं ना? अब मैं कहता हूं, हाँ भाई हाँ, अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो। दीप जल चुका था, रोशनी हो चुकी थी और मैं अपना काम स्टार्ट कर चुका था। मैं सब कुछ वह कर रहा था जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। उसी विधि विधान से मैं अपना अनुष्ठान करने लगा था। मेरा दोस्त उस जगह से दूर जाकर के एक जगह पर छुप गया था और वहीं से मुझ पर ध्यान रख रहा था कि अगर मेरे साथ में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उस समय में मेरी मदद कर सके। और मैं विधि विधान से उस काम को करने लगा था। मुझे लगा कि मेरा दोस्त है तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है। सारा काम करके जैसा मेरे दोस्त ने बताया था, अब मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं। एक खास आवाज मुझे सुननी थी। जब तक वह आवाज मुझे सुनाई नहीं देती तब तक मुझे अपनी आंखें खोलनी नहीं थी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता था। और उस मंत्र का जाप करते हुए आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, 1.5 घंटा बीतता है। आवाजें तो बहुत सारी वहां सुनाई दे रही थी। जैसे लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कोई हंस रहा है और कोई उसे डांट रहा है। इस तरह की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं अपना ध्यान भटकने नहीं देता हूं। तभी एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह दर्द में हो, उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। वह मदद मांग रही थी, वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे इन भूतों से बचा लो। लेकिन मेरे दोस्त ने जो बताया था कि ऐसी आवाजों को इग्नोर करना है, इन आवाजों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, अपना ध्यान भंग नहीं करना है। और सही में उस औरत की आवाज सुनकर कि मेरा मन बेचैन हो रहा था। मुझे लगा कि मैं उस औरत को जानता हूं, उसकी आवाज को मैं पहचानता हूं। आवाज जानी पहचानी सी लगती हुई महसूस होती है, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता है कि आखिर यह आवाज किसकी है, इसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन मैं अब कर ही क्या सकता था? मैं तो अपनी साधना में जुटा हुआ था। अभी मेरी साधना पूरी नहीं हुई थी। जैसे मेरे दोस्त ने बताया था कि जब तक वह आवाज तेरे कानों में ना आए तब तक तू अपनी आंखें मत खोलना।
लेकिन अभी तक वह आवाज मेरे कानों में सुनाई नहीं पड़ी थी। लेकिन उस औरत का रोना मेरे कानों में जरूर सुनाई दे रहा था। मेरी आत्मा को सही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इस औरत की मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। मेरा दोस्त क्या कर रहा है? मैं तो साधना पर बैठा हूं, तो मेरा दोस्त जो आसपास में होगा, क्या उसे वह आवाज सुनाई नहीं दे रही है? जो औरत मदद मांग रही है, रो रही है, उसके साथ में कुछ बुरा तो हुआ है। और आवाज जैसे लगता था कि मैं इस आवाज को सुन चुका हूं। यह आवाज जानी पहचानी है, लेकिन यह आवाज किसकी है मैं समझ नहीं पा रहा था। वहां पर और भी आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जैसे उस औरत को रोने से कोई मना कर रहा हो। वह कोई पुरुष की आवाज थी, भारी आवाज थी। हाँ, वह पुरुष उस औरत को डांट रहा था, डपट रहा था और कह रहा था, यहां पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ में चलो, मेरे साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हारी यहां पर कोई सहायता नहीं करेगा। वह आवाज सुनकर के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़ा बेचैन हो रहा था और सोच रहा था कि काश मैं साधना पर नहीं बैठा होता तो उस इंसान को मैं सबक जरूर सिखाता। जो उस औरत पर अत्याचार कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। तभी ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास में बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ती हुई मेरे सर के आसपास में उड़ रही हूं और उनके पंखों की आवाज मेरे कानों में जोर जोर से सुनाई देने लगती है, जैसे हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उड़ती हुई तेजी से मेरे आसपास में मंडरा रही हैं। उनकी जो पंखों की आवाज थी मेरे कानों में जोर से पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही इन आवाजों को मैं सुनने की, समझने की कोशिश करता हूं, उस शोर में से ऐसी आवाज मुझे महसूस होती है जैसे मुझे कह रहा है कोई कि तू उस औरत की मदद क्यों नहीं करता। एक पतली सी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, उस मधुमक्खियों के पंखों की आवाज के साथ में। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है, जैसे मैं बर्फ की दुनिया में पहुंच चुका हूं। हर तरफ जैसे बर्फ की पहाड़ियां हैं और मेरा शरीर अकड़ने लगता है और फिर मुझे होश नहीं रहता। जब मेरा दोस्त आकर के मुझे उठाने लगता है, मेरा नाम लेकर पुकारता है, उठो उठो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने उसी हिसाब से काम किया है जैसा मैंने बताया था। यहां का काम खत्म हो चुका है, अब तुम उठते क्यों नहीं हो? उसकी जब आवाज मेरे कानों में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आ रही हो, जैसे मैं गहरे कुएं के अंदर में बैठा हुआ हूं और उस कुएं के ऊपर से मुझे आवाज दे रहा है। उस आवाज को जैसे मेरे कानों में पड़ती है ना, तब मेरी चेतना जागने लगती है और कुछ देर के बाद मैं अपनी आंखें खोल देता हूं तो अपने आप को मैं जो देखता हूं, जैसे मेरे दोस्त ने बताया था कि जब तक वह आवाज तेरे कानों में ना आए तब तक तू अपनी आंखें मत खोलना। लेकिन अभी तक वह आवाज मेरे कानों में सुनाई नहीं पड़ी थी। लेकिन उस औरत का रोना मेरे कानों में जरूर सुनाई दे रहा था। मेरी आत्मा को सही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इस औरत की मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। मेरा दोस्त क्या कर रहा है? मैं तो साधना पर बैठा हूं, तो मेरा दोस्त जो आसपास में होगा, क्या उसे वह आवाज सुनाई नहीं दे रही है? जो औरत मदद मांग रही है, रो रही है, उसके साथ में कुछ बुरा तो हुआ है? और आवाज जैसे लगता था कि मैं इस आवाज को सुन चुका हूं। यह आवाज जानी पहचानी है, लेकिन यह आवाज किसकी है मैं समझ नहीं पा रहा था। वहां पर और भी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे उस औरत को रोने से कोई मना कर रहा हो। वह कोई पुरुष की आवाज थी, भारी आवाज थी। हाँ, वह पुरुष उस औरत को डांट रहा था, डपट रहा था और कह रहा था, यहां पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ में चलो, मेरे साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हारी यहां पर कोई सहायता नहीं करेगा। वह आवाज सुनकर के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़ा बेचैन हो रहा था और सोच रहा था कि काश मैं साधना पर नहीं बैठा होता तो उस इंसान को मैं सबक जरूर सिखाता। जो उस औरत पर अत्याचार कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। तभी ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास में बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ती हुई मेरे सर के आसपास में उड़ रही हूं और उनके पंखों की आवाज मेरे कानों में जोर जोर से सुनाई देने लगती है, जैसे हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उड़ती हुई तेजी से मेरे आसपास में मंडरा रही हैं। उनकी जो पंखों की आवाज थी मेरे कानों में जोर से पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही इन आवाजों को मैं सुनने की, समझने की कोशिश करता हूं, उस शोर में से ऐसी आवाज मुझे महसूस होती है जैसे मुझे कह रहा है कोई कि तू उस औरत की मदद क्यों नहीं करता। एक पतली सी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, उस मधुमक्खियों के पंखों की आवाज के साथ में। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है, जैसे मैं बर्फ की दुनिया में पहुंच चुका हूं।
हर तरफ जैसे बर्फ की पहाड़ियां हैं और मेरा शरीर अकड़ने लगता है और फिर मुझे होश नहीं रहता। जब मेरा दोस्त आकर के मुझे उठाने लगता है, मेरा नाम लेकर पुकारता है, उठो उठो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने उसी हिसाब से काम किया है जैसा मैंने बताया था। यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब तुम उठते क्यों नहीं हो? उसकी जब आवाज मेरे कानों में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आ रही हो, जैसे मैं गहरे कुएं के अंदर में बैठा हुआ हूं और उस कुएं के ऊपर से मुझे आवाज दे रहा है। उस आवाज को जैसे मेरे कानों में पड़ती है ना, तब मेरी चेतना जागने लगती है और कुछ देर के बाद मैं अपनी आंखें खोल देता हूं। तो अपने आप को मैं जो देखता हूं, मैं तो उसी जगह पर हूं जहां पर मैं रात को साधना करने आया था और अभी भी सुबह नहीं हुई थी। अभी भी हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं हैरान था कि आखिर मैं बेहोशी में कैसे चला गया था, मेरे साथ में क्या हुआ था। तब मेरा दोस्त कहता है, चलो उठो दोस्त, तुमने वह काम कर दिखाया है। जो तुम्हारे अंदर में एक अच्छी शक्ति रहती थी, वह जाग चुकी है। मैं उसका कारनामा देख चुका हूं। चलो अब इस जगह से हमें अब घर पहुंचना है। लेकिन मैं वहीं पर पूछना चाहता हूं कि आखिर तुमने क्या देखा था। लेकिन वह मना कर देता है, चलो घर पर हम सब बातें करेंगे। यहां पर ज्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि शमशान है, यहां बुरी शक्तियां घूमती रहती हैं, उन्हीं का यहां पर राज चलता है। चलो देर नहीं करते हैं और उसके बाद खामोशी से रास्ते से घर पहुंचते हैं, अपने दोस्त के घर। घर में आने के बाद मैं अपने दोस्त से पूछता हूं कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। तब वह कहने लगा, सुबह होने दो, मैं एक एक बात बताऊंगा। अभी हम आराम कर लेते हैं और सुबह जैसे ही होगी हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। मैं कहने लगा कि मुझे घर भी जाना है, अगर मेरे पिता जान गए तो समझ सकते हो मेरे साथ में क्या होगा। तब वह कहने लगा कि ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो, तुम अपने घर अभी निकल जाओ और जैसे ही टाइम मिले मेरे पास में आ जाना। इसके बाद इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं वैसा ही करता हूँ, अपने घर पहुंच जाता हूँ। मेरे पिता को देखता हूँ, वह चैन की नींद अभी भी सो रहे थे। मैं भी अपने खाट पर जा लेटता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं बेचैन रहता हूँ कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था। क्या मेरे अंदर में जो अच्छी शक्ति थी, क्या वह जाग गई है? आखिरकार कब झपकी आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पिता उठकर बैठ गए थे, मतलब वह सही हो चुके थे। अब मेरे पिता को छोड़ करके जो मेरे परिवार के सारे लोग थे, खेत की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि वही खेत तो हमारी आय का जरिया थी। मैं पिता से कहता हूं कि क्या मैं भी खेत पर जाऊं? तब वह कहते हैं कि हाँ तुम निकलो, अब मैं कुछ देर के बाद में मैं भी आता हूं। मैं पिता से कहता हूं कि नहीं, आप रुको, आप अभी मत जाना, अभी आपकी तबीयत सही नहीं है। तब पिता कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। मैं उसी जगह पर हूं जहां पर मैं रात को साधना करने आया था और अभी भी सुबह नहीं हुई थी। अभी भी हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं हैरान था कि आखिर मैं बेहोशी में कैसे चला गया था, मेरे साथ में क्या हुआ था। तब मेरा दोस्त कहता है, चलो उठो दोस्त, तुमने वह काम कर दिखाया है। जो तुम्हारे अंदर में एक अच्छी शक्ति रहती थी, वह जाग चुकी है। मैं उसका कारनामा देख चुका हूं। चलो अब इस जगह से हमें अब घर पहुंचना है। लेकिन मैं वहीं पर पूछना चाहता हूं कि आखिर तुमने क्या देखा था। लेकिन वह मना कर देता है, चलो घर पर हम सब बातें करेंगे। यहां पर ज्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि शमशान है, यहां बुरी शक्तियां घूमती रहती हैं, उन्हीं का यहां पर राज चलता है। चलो देर नहीं करते हैं। और उसके बाद खामोशी से रास्ते से घर पहुंचते हैं, अपने दोस्त के घर। घर में आने के बाद मैं अपने दोस्त से पूछता हूं कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। तब वह कहने लगा, सुबह होने दो, मैं एक एक बात बताऊंगा। अभी हम आराम कर लेते हैं और सुबह जैसे ही होगी हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। मैं कहने लगा कि मुझे घर भी जाना है, अगर मेरे पिता जान गए तो समझ सकते हो मेरे साथ में क्या होगा। तब वह कहने लगा कि ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो, तुम अपने घर अभी निकल जाओ और जैसे ही टाइम मिले मेरे पास में आ जाना। इसके बाद इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं वैसा ही करता हूं, अपने घर पहुंच जाता हूं। मेरे पिता को देखता हूं, वह चैन की नींद अभी भी सो रहे थे। मैं भी अपने खाट पर जा लेटता हूं, लेकिन मैं सो नहीं पाता हूं। मैं बेचैन रहता हूं कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था। क्या मेरे अंदर में जो अच्छी शक्ति थी, क्या वह जाग गई है? आखिरकार कब झपकी आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पिता उठकर बैठ गए थे, मतलब वह सही हो चुके थे। अब मेरे पिता को छोड़ करके जो मेरे परिवार के सारे लोग थे, खेत की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि वही खेत तो हमारी आय का जरिया थी।
मैं पिता से कहता हूं कि क्या मैं भी खेत पर जाऊं? तब वह कहते हैं कि हाँ, तुम निकलो। अब मैं कुछ देर के बाद में मैं भी आता हूं। मैं पिता से कहता हूं कि नहीं, आप रुको, आप अभी मत जाना, अभी आपकी तबीयत सही नहीं है। तब पिता कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। सबसे पहले मैं अपने खेत पर जाता हूं। थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं कोई बहाना करके अपने परिवार वालों को बोल करके और अपने दोस्त के घर पहुंच जाता हूं। वह दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होता है और तब मैं उससे पूछता हूं कि अब तो बता दो कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। जैसे बहुत सारी मधुमक्खियां मेरे सर के पास मंडराने लगी थी, अजीब अजीब आवाज करने लगी थी। उस आवाज में कुछ एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कुछ मुझे आदेश दे रही थी। और फिर मुझे ठंड का एहसास होने लगा, जैसे मैं बर्फीले क्षेत्र में पहुंच गया हूं। मेरा शरीर अकड़ने लगा और मैं अपने होश में नहीं था। तो क्या हुआ था मेरे साथ में? तब वह दोस्त कहने लगा कि जो मैंने देखा ना, तुम तो विश्वास कर ही नहीं पाओगे। मैं सब कुछ नजारा देख रहा था। मैं देख रहा था कि तुम्हारे सामने में क्या क्या चल रहा है। मैं उन लोगों को देख रहा था जो तुम्हारे आसपास में टहल रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मैं उस औरत को भी देखा था जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तुमसे मदद मांग रही थी। उस पुरुष को भी देखा जो उस पर अत्याचार कर रहा था। और मैं जो देखा ना, वह हैरान कर देने वाला दृश्य था। मैं देख रहा हूं कि तुम तो उसी जगह पर हो, लेकिन तुम्हारे शरीर से तुम्हारे जैसा ही कोई हवा में तैरता हुआ मंडराने लगता है उन मधुमक्खियों के साथ में। और वह मधुमक्खियां और तुम जो एक अलग ही लग रहे थे, जैसे तुम कोई पक्षी बन गए हो, हवा में उड़ रहे हो और उस औरत के पास जाते हो जो रो रही थी, बिलख रही थी, मदद मांग रही थी। तुम उसकी मदद करते हो, उस दुष्ट से उसका पीछा छुड़ाते हो, उस दुष्ट को तुम सजा देते हो। और तब जो होता है ना, अलग ही माहौल था। वह औरत जो रो रही थी, वह उठकर खड़ी हो जाती है और जैसे उसमें पंख लग गए हों, वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। और मधुमक्खियां तो गायब हो जाती हैं, लेकिन तुम अपने शरीर में लौटने लगते हो। मैंने आज तक ऐसी चीज के बारे में पढ़ा नहीं था, ना आज तक मैंने ऐसी बात को जाना था। मेरे लिए बहुत ही अजूबा था। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर में वही शक्ति थी जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकल आई थी और उस औरत को मदद करने लगी थी। वह औरत भी कोई खास लग रही थी, जैसे वह शक्ति को सिर्फ जगाने के लिए तुम्हारे पास में आई थी। और जैसे ही तुम्हारी शक्ति जाग जाती है, औरत हवा में उड़ती हुई चली जाती है। तो तुम बिल्कुल तैयार हो चुके हो। वाकई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर में मेरे अलावा भी कोई रहता है। हाँ, मेरा दोस्त कह रहा था कि जैसे तुम ही थे, सब कुछ तो तुम्हारे जैसा ही था, कोई बदलाव नहीं था। हाँ, तुम जमीन पर चलते हो, वह हवा में चलता था। तुम्हारे में वह शक्ति है दोस्त, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं यकीन कर सकता था कि शायद वह लड़का जो बारात में फंसा हुआ था, भूतों की बारात में, शायद वह मेरी शक्ति को देख पाया था। तभी तो वह मुझसे मदद मांगी थी कि तुम ही वह इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आखिरकार हम अपने दोस्त के साथ अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। 3 महीने कब बीतते हैं पता ही नहीं चलता है। जब वह दिन आ जाता है, वह रात आ जाती है, तो मैं और मेरा दोस्त उसी कच्ची सड़क पर खेत के अंदर में इंतजार कर रहे थे कि कब वह चमकती हुई चीज मुझे नजर आएगी। वह बारात कब इधर से गुजरेगी, कब मैं अपने दोस्त को बाहर निकाल पाऊंगा। और आखिरकार वह समय आ ही जाता है। मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि देखो दोस्त, तुम उस बारात के नजदीक तो बिल्कुल भी मत जाना और ना ही उस रोशनी को देखने की कोशिश करना, नहीं तो तुम भी उस बारात में फंस जाओगे जैसे वह लड़का फंसा हुआ है। मैं कहता हूं कि तुम मेरी झोपड़ी में रहना। जैसे ही रोशनी दिखाई पड़ेगी, मुझे अकेले जाना होगा और मैं अपने दोस्त को बाहर निकालूंगा। लेकिन वह लड़का मान नहीं रहा था, मेरा दोस्त नहीं मान रहा था। लेकिन मैंने जब समझाया कि सबसे जादुई चीज है वह रोशनी, वह रोशनी में ऐसी कोई शक्ति है जो लोगों को बांध लेती है, अपने पास खींच लेती है। तुम उस रोशनी को इग्नोर नहीं कर सकते और उसके जाल में फंस सकते हो, लेकिन मैं नहीं फंस सकता। आखिरकार मेरा दोस्त मान जाता है और मैं उस रोशनी का इंतजार करने लगता हूं। आखिरकार जब सही समय आता है, तब वह रोशनी चमकती हुई बहुत सारे लोग उस कच्चे रास्ते पर आते हुए दिखाई देते हैं। मैं तो बस उसी जगह पर जहां मैं पहले खड़ा था, उसी स्थान पर खड़ा हो जाता हूं। वह रोशनी मेरे आगे निकल जाती है। उसमें अब जो भी लोग हैं, मुझे देखते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। तब बारी आती है उस लड़के की। जैसे ही वह लड़का मुझे देखता है, मेरी तरफ भाग के आता है और कहता है, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो दोस्त। और मैं कहता हूं कि हाँ मेरे मित्र, मैं तो इसी काम के लिए आया हूं, मेरा हाथ पकड़ो। तभी उन बारात में से कुछ भूत प्रेत मेरे पास में आ जाते हैं, जैसे वह मुझे भी पकड़ करके उसी बारात में शामिल करना चाहते हैं।
तभी वह जो मैं देखता हूं मुझे भी हैरानी में डाल देता है। मेरे अंदर से एक हवा का झोंका जैसे निकलता है और देखते ही देखते उन भूतों को दूर भगा देता है। बस उस जगह पर मेरा दोस्त ही खड़ा नजर आता है, वह भी डरा हुआ। रोशनी तो अब दूर चली गई थी। हाँ, वह लोग जो बारात में शामिल थे तब दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बस वही लड़का था जो उस बारात में न जाने कब से फंसा हुआ था। मैं उसको समझाता हूं कि अब डरने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। उस टाइम जो मेरा दोस्त झोपड़ी में इंतजार कर रहा था सब कुछ देख रहा था। उसे लग चुका था कि मैंने उस दोस्त को निकाल दिया है। वह भी दौड़कर आ जाता है। वह लड़का उसे भी देख करके मुस्कुराता है, कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो मैं नरक की जिंदगी भुगत रहा था। मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे मेहनत कराई जाती थी, न जाने कैसे कैसे काम कराए जाते थे। मेरी जिंदगी नरक बन गई थी, लेकिन आप दोनों ने मुझे उस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भाई यानी मेरा दोस्त उस लड़के से पूछ रहा था कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए। तब वह लड़का कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे अपने सफर पर निकलना पड़ेगा, अब मुझे जाना होगा। और अचानक उसका शरीर जैसे धुएं में बदल जाता है। हम दोनों को देखते ही देखते वह धुआं आसमान की तरफ उड़ जाता है। हम दोनों आंखें फाड़ फाड़ करके अब उस धुएं को देखते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये कौन सा जादू है। मेरा तो दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे लगा कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन मेरा दोस्त मुझे संभालने लगा, कहने लगा तू शांत रह, तू शांत रह, तूने अपना काम कर दिया है, तूने अपना काम कर दिया है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उस दोस्त को उस बारात से निकाल करके मैंने उसे किसी संकट में तो नहीं डाल दिया था। लेकिन मेरा वह दोस्त कह रहा था कि नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया। वह लड़का तो कभी का मर चुका था, बस उसकी आत्मा वहां पर कैद थी और तुमने उसकी आत्मा को आजाद कराया। अब वह खुश है, वह अपनी दुनिया में जा रहा है। तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं था ताकि तुझे तकलीफ ना पहुंचे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। वह एक आत्मा बन चुका था उस बारात में फंस करके, भूतों की बारात में। शायद वह कभी का मर चुका था जब पहली बार उस बारात में शामिल हुआ था। वहां पर कष्ट झेल रहा था, लेकिन अब उसकी मुक्ति हो चुकी थी मेरे ही द्वारा, और वह शक्ति मेरे शरीर से अब बाहर भी निकल चुकी थी। मैं उस शक्ति को पहचानने लगा था। मुझे लगा कि यही शक्ति मेरी एक पहचान बनेगी। इस शक्ति से मैं अब गरीब तो नहीं रहूंगा, जरूर मैं इस शक्ति को आजमा करके अमीर बनूंगा। लेकिन मेरे दोस्त का कहना था कि नहीं, ऐसा गलत काम कभी मत करना। यह शक्ति तुम्हें गॉड गिफ्ट में मिली है, अगर तुमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। मैं इस बारे में बहुत कुछ जानता हूं और तुम्हें वक्त वक्त पर समझाता रहूंगा। सच कहूं ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, लेकिन यही सच था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बरडेवा भाई कतर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी, सिरसा प्रयागराज से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई माथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघदिया से, रीना रूटिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, राकेश कलेरा भाई श्री गंगानगर राजस्थान से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जीनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सूजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, सादिक खान भाई सऊदी अरब से, संजीत कुमार भाई पंजाब से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, धीरज हजोंग भाई असम से, वाजिद तबुस्सुम भाई पाकिस्तान से, मजीद भाई मालदीव से, राकेश कुमार जॉर्डन भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, मुकेश गुर्जर भाई राजस्थान से, परवीन कुमार सांचोर भाई राजस्थान से, विशाल गोंड भाई बलिया से, परवीन मौर्य भाई आजमगढ़ से, कारण कुमार भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से,
लता जी पुणे से, दानिश भाई दार्जिलिंग से, जयंत भाई महाराष्ट्र से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, कर्मा बरार भाई पंजाब से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, विष्णु कुमार भाई आरा से, युबेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, गोरखा भाई नेपाल से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा ताजियाना, अहमद अहियाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बुसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।